गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन कर लिया था। अब आगे बचा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एंड फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स। आज ये दोनों टॉपिक करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ें मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम यानी कि कोई भी जो रिएक्शन है उसमें अपन क्या कर रहे हैं, एंजाइम मिक्स कर रहे हैं। तो एंजाइम मिक्स करने के बाद वो एंजाइम रिएक्शन की रेट है वो कैसे इंक्रीज कर देता है, अपन को वहां पर ये पढ़ना है कि कैसे रिएक्शन है वो जल्दी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, एंजाइम की मैकेनिज्म है उसकी जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। कितनी स्टेप में? 2 स्टेप में। एंजाइम की मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहले यानी कि जो एंजाइम है वो रिएक्टेंट्स के साथ यानी सबस्ट्रेट्स के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसको अपन बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सपोज करो अपन ने क्या किया, ये कोई A प्लस B, ये दोनों क्या ले लिए, सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट हो गए। इसमें क्या मिक्स कर दिया अपन ने, ये एंजाइम मिक्स कर दिया, ये एंजाइम हो गया। तो ये दोनों हैं वो किसके साथ ऐड हो जाएंगे, इस एंजाइम के साथ ऐड हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो पहली स्टेप होगी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि सबसे पहले क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर आगे सेकंड स्टेप क्या होगी इसकी कि डिक्रीजमेंट इन एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजमेंट इन एक्टिवेशन एनर्जी, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। ये 2 स्टेप हैं एंजाइम की मैकेनिज्म के। सबसे पहले स्टेप कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड सेकंड डिक्रीजमेंट इन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। सबसे पहले पढ़े अपन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस सेकंड स्टेप को मैं मिटा दूं एक बार। अभी अभी मैंने बताया आपको कि सपोज करो अपन के पास A प्लस B रिएक्टेंट हो गए, सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट हो गए। इसने कोई कंपाउंड बनाया C प्लस D। कैसे बना दिया, इसमें अपन ने क्या मिक्स किया, एंजाइम मिक्स किया, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों सबस्ट्रेट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट किसके साथ ऐड हो जाएंगे, एंजाइम के साथ ऐड हो जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको बोलेंगे अपन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो अपन सबसे पहले ये लिख सकते हैं सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। समझ में आई बात आपके? ये जो कंपाउंड बनेगा वो टेम्परेरी बनेगा। क्या बनेगा? टेम्परेरी बनेगा, ठीक है। फिर यहां से क्या होगा, ये दोनों रिएक्टेंट इतने पास पास होंगे कि दोनों में रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट और एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम।
क्लियर। तो ये फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। एक तो एमिल फिशर साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी दी, और एक कोसलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के लिए कितनी थ्योरीज है? 2 थ्योरीज है। सबसे पहले है लोक की थ्योरी, सेकंड थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये चीज समझ में आ गई। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इसके लिए जो थ्योरीज हैं, 2 थ्योरीज हैं, उनको अपन को पढ़ना है। सबसे पहले लोक की थ्योरी, लोक की थ्योरी। ये लोक की थ्योरी किसने दी थी? साइंटिस्ट थे एमिल फिशर। कौन से साइंटिस्ट? एमिल फिशर। लोक की थ्योरी एमिल फिशर ने दी। इन्होंने क्या बताया कि सपोज करें ये एक एंजाइम है, ये सपोज करें एंजाइम है। क्या हुआ? ये एंजाइम, इस एंजाइम पर सबस्ट्रेट ऐड होने के लिए, सबस्ट्रेट जुड़ने के लिए कुछ साइट होती हैं जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ते हैं। जैसे एक तो ये साइट हो गई और एक ये साइट हो गई। इन साइट्स को अपन बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। ये साइट और ये साइट, दोनों साइट क्या हो गई? एक्टिव साइट हो गई। यानी सबस्ट्रेट यहां पर आकर जुड़ेंगे। अब ये सपोज करो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट ए, और ये हो गया सबस्ट्रेट बी। सबस्ट्रेट। तो एमिल फिशर ने क्या बताया? लोक की थ्योरी थी, मतलब एक स्पेसिफिक लोक एक स्पेसिफिक की से ही ओपन हो सकता है। वैसे ही एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिव साइट पर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही जुड़ सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ इस साइट पर यही सबस्ट्रेट जुड़ सकता है और इस साइट पर यह सबस्ट्रेट जुड़ सकता है। यह सबस्ट्रेट इस साइट पर नहीं जुड़ पाएगा और यह सबस्ट्रेट इस साइट पर नहीं जुड़ पाएगा। मतलब स्पेसिफिक लोक स्पेसिफिक किससे ओपन होता है, वैसे ही एंजाइम की स्पेसिफिक साइट पर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही बाइंड हो सकता है, जुड़ सकता है। वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम की दूसरी एक्टिव साइट पर बाइंड ना हो सकता। ठीक है, दोनों का पहले से गठजोड़ है, तो क्या बन जाएगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये यहां ऐड हो गया, ठीक है, ए। दूसरा ये कहां ऐड हो गया? यहां ऐड हो गया, बी। अब एक्टिव क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब दोनों एक्टिव साइट इतनी नजदीक होती है कि दोनों सबस्ट्रेट एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और दोनों में क्या हो जाती है? बॉन्डिंग हो जाती है। और क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया, इक्वल टू ए बी। दोनों जुड़ गए तो प्रोडक्ट का नाम क्या दे दे अपन? सी दे दे। सी प्रोडक्ट बन गया। प्लस एंजाइम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये एंजाइम और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ गई बात आपके? कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद अपन पढ़ें सेकंड थ्योरी। किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट
कॉम्प्लेक्स के लिए। देखो सेकंड थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ओके क्लियर तो है ना? लाइट ऑन कर दूंगा। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ये थ्योरी किसने दी थी? कोसलैंड ने दी थी। किन्होंने? कोसलैंड ने। कोसलैंड ने क्या बताया कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट है, उन एक्टिव साइट की शेप है पहले से ही रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं होती। मैं यूं कह दूं कि मैं किसी के नजदीक जा रहा हूं तो पहले से दूसरा आदमी है या दूसरा बंदा है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। मैं धीरे धीरे उसके पास जाऊंगा, उसको जानूंगा, पहचानूंगा, तब जाके उससे क्या होगी? बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब यह हुआ यहां पर कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट की शेप पहले से ही रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे जैसे सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट एंजाइम के एक्टिव साइट के पास आते हैं तो एंजाइम है वो धीरे धीरे पिघलता जाता है, मतलब उसको सबस्ट्रेट अपने फेवर में कर लेते हैं। मतलब उनकी एक्टिव साइट की जो शेप है वो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की शेप जैसी हो जाती है और रिएक्टेंट वहां जाकर क्या हो जाते हैं? फिट हो जाते हैं। समझ में आई बात आपके? ये क्या होती है? इंड्यूस्ड फिट थ्योरी होती है। देखो इसको डायग्रामिक में शो करूं। सपोज करो ये एक एंजाइम है, एंजाइम, इसकी ये क्या होगी? एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, ये भी एक्टिव साइट, ये दोनों इसकी एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट की शेप जैसी भी है, ये दो क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। ये रिएक्टेंट है और ये ए रिएक्टेंट हो गया और ये कर लें अपन बी रिएक्टेंट, यानी ये दोनों क्या है? सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट हो गए। अब यहां दूर है ये। अब जैसे जैसे इसके पास आएंगे तो एक्टिव साइट की शेप भी ऐसी हो जाएगी, इक्वल टू, ठीक है। जैसे जैसे पास आए ए और ये बी, ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, जैसे जैसे पास आए तो एक्टिव साइट है उसकी शेप है वो ऐसी होने लगी और इसकी ऐसे होने लगी। थोड़ी देर के बाद ये यहां फिट हो जाएगा, ये यहां फिट हो जाएगा। ये लो, ये फिट हो गया यहां पर ए और ये यहां पर फिट हो गया बी। क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? फिर आगे ये दोनों अलग हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट और एंजाइम। अभी तो अपन को यही पढ़ना था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। दूसरी थ्योरी कंप्लीट होगी। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट है, उसकी जो शेप है पहले से किसके अकॉर्डिंग नहीं होती? रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे जैसे रिएक्टेंट इसके पास जाते हैं, रिएक्टेंट इसके पास जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसकी शेप है वो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग होती जाती है। ठीक है, जितने ज्यादा पास जाएंगे उतनी ज्यादा ये रिएक्टेंट जैसी शेप ले लेगी। कौन? एक्टिव साइट। फिर रिएक्टेंट है वो एक्टिव साइट पर क्या हो जाएंगे? फिट हो जाएंगे और क्या बना देंगे? प्रोडक्ट बना देंगे। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम की सेकंड स्टेप क्या है? डिक्रीजमेंट इन एक्टिवेशन एनर्जी। देखो सेकंड स्टेप है डिक्रीजमेंट इन एक्टिवेशन एनर्जी। डिक्रीजमेंट इन एक्टिवेशन
एनर्जी। अब सबसे पहले तो यहां पर अपन को यह समझना होगा ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। देखो कोई भी रिएक्शन है उसमें चाहे एनर्जी निकले या एनर्जी काम में आए, ठीक है, लेकिन कोई भी रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी कि कोई भी रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कुछ अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। समझ में आई बात। तो सपोज करो कि कोई रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। कितनी किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, ठीक है। अगर अपन एंजाइम मिक्स कर दें तो वो रिएक्शन 1 किलो कैलोरी पर ही क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जो एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर रहे हैं, कम, मतलब कम एनर्जी पर ही रिएक्शन को क्या करवा रहे हैं, स्टार्ट करवा रहे हैं। क्लियर। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देते हैं। मैं यहां पर एक ग्राफ खींच रहा हूं, देखो सपोज करो ये ग्राफ है, यहां पर ये एक्स किसको बता रहा है, एनर्जी को बता रहा है। किसको शो करेगा, एनर्जी को। और ये वाई जो एक्सिस है वो किसको शो करेगा, रिएक्शन को शो करेगा, रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। सपोज करो मैंने कोई रिएक्शन करवाई है और उस रिएक्शन में क्या मिक्स नहीं किया, एंजाइम मिक्स नहीं किया, तो उस रिएक्शन के लिए ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बना। मतलब रिएक्शन शुरू हुई तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, इतनी थी एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एंजाइम के बिना इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई इसको। चलो अगर मैंने इस रिएक्शन में क्या मिक्स कर दिया होता, एंजाइम मिक्स कर दिया होता, तो ये रिएक्शन है ये इतनी सी एनर्जी में ही हो जाती। ये एनर्जी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। एनी डाउट, ये क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था उस एक्टिव साइट पर क्या जुड़े थे, दोनों सबस्ट्रेट जुड़े थे, दोनों में बॉन्डिंग हो जाएगी कम एनर्जी पर ही और प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसे कोई रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हुआ एंजाइम की मैकेनिज्म का टॉपिक। क्लियर। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर वो इफेक्ट करते हैं। देखो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स, सबसे पहले टॉपिक लगा दूं मैं, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। देखो क्या करें अपन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे टेम्परेचर है, जैसे पीएच है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, जैसे एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे फैक्टर हैं। मैं तो पहले इन फैक्टर्स के नाम लिख दूं एक बार। सबसे पहले पीएच, फिर लिखूं टेम्परेचर, फिर लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, फिर लिखूं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, फिर लिखूं मैं एंजाइम इनहिबिटर्स।
ये फैक्टर हैं जो एंजाइम है उनकी मैकेनिज्म को, एंजाइम की एक्टिवेशन को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले पीएच। देखो कितना पीएच होता है कि एंजाइम की मैकेनिज्म सबसे ज्यादा हो, एंजाइम की एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा हो। 5 से लेकर 7.5 यानी 5 to 7.5 है। इस पीएच पर एंजाइम की जो एक्टिविटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अगर पीएच का लेवल 5 से कम हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर पीएच का लेवल 7.5 से ज्यादा हो गया तब भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा ऐसे, देखो ये तो क्या हो जाएगी, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, और ये क्या हो गया, पीएच हो गया। ठीक है, ये एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये पीएच। अब सपोज करो ये इतना पीएच का जो लेवल है ना वो कितना है, 5 to 7.5 है। तो इस पर एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अगर पीएच इससे कम हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, और पीएच इससे ज्यादा होगा तब भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो ग्राफ बनाए तो ग्राफ क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ ही आएगा इसका। मतलब ये पीएच वाला ये पार्ट है 7, इस पर ही एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर पीएच कम हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी कम, अगर पीएच ज्यादा हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। कोई दिक्कत? फिर है टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर ऐसा है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी होती है? देखो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है ना वो 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 20 से लेकर 35, 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें भी 25 से लेकर, इसमें भी कितना, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, उस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और अगर फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाएगी। एंजाइम के लिए फेवरेबल टेम्परेचर तो कितना मानते हैं, 20 से लेकर 35 मानते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्टिमम पॉइंट होता है, ऑप्टिमम पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो, वो क्या होगा, 25 to 30 डिग्री। और पीएच के लिए ऑप्टिमम पॉइंट है वो क्या होता है, 5 to 7.5। ठीक है, तो इसके बीच में भी टेम्परेचर और एंजाइम की एक्टिविटी के बीच में मैं ग्राफ खींचूं तब भी ऐसा ही ग्राफ आएगा। ये क्या होगा, टेम्परेचर मान लिया मैंने, ये स्केल क्या ले ली, टेम्परेचर की ले ली। ठीक है, अब टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना बताया मैंने, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इस पर एंजाइम की एक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम आता जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इससे ज्यादा टेम्परेचर होता जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होती जाएगी, क्योंकि एक टाइम तो बढ़ती जाएगी फिर कम होगी, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होता है ना तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनस नेचर के होते हैं, और प्रोटीनस नेचर होने के कारण एंजाइम है वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं। और अगर टेम्परेचर कम होगा तब एंजाइम है वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे, मतलब एंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे। यही तो रीजन होता है, अपन जब फूड मटेरियल होते हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, उनको अपन फ्रिज में रख देते हैं। ठीक है ना, तो फ्रीजिंग जो पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा कम, 5 डिग्री या 10 डिग्री से कम मान लो, तो उसके नीचे एंजाइम की एक्टिविटी है वो नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम डीएक्टिव रहते हैं। यही रीजन होता है। और कोई भी मटेरियल उसको उबाल कर रख देते हैं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब भी उबाल कर रखने से भी उसके जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाए, डीनेचुरेट हो जाएंगे। क्लियर? फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो अगर अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो सीधी सी बात है, सबस्ट्रेट ही क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। लेकिन फिर अगर और बढ़ाते जाएं तब रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो एंजाइम मिक्स किया है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट से क्या हो चुकी है, सेचुरेट हो चुकी है। उसके बाद आप चाहे कितने ही सबस्ट्रेट और डालते रहो, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट खाली तो है नहीं, तो वो रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट है, वो जुड़ेंगे कहां, जुड़ने के लिए जगह ही नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या नहीं होगी, इंक्रीज नहीं होगी। इसका ग्राफ मैं खींचूं
तो ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज करते जाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन, या मैं इसको एक वर्ड और लिख दूं, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ये क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज हो गई। ये पॉइंट वो आ गया जिस पर वेलोसिटी है, रिएक्शन की वेलोसिटी है या एंजाइम की एक्टिविटी है, रिएक्शन की वेलोसिटी है, वो क्या होगी, सबसे ज्यादा हो गई, यानी वी मैक्स, वी मैक्स। ठीक है, फिर और सबस्ट्रेट मिक्स करते जाओगे तब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट से क्या हो चुकी है, सैचुरेट हो चुकी है। एंजाइम की एक्टिव साइट है, कोई खाली नहीं है, तब रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्या हो जाएगी, जाकर स्टेबल हो जाएगी। समझ में आई बात। तो ये पॉइंट क्या हुआ, वी मैक्स हुआ। क्लियर। तो जैसे जैसे अपन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट से ज्यादा अपन अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज कर रहे हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सैचुरेट हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये पॉइंट है। अब एक चीज समझना, एक है के एम कॉन्स्टेंट नाम आता है, के एम कॉन्स्टेंट। के एम कॉन्स्टेंट क्या होता है, अपन ने सपोज करो इसमें कितना सबस्ट्रेट मिलाया, इसमें कितना सबस्ट्रेट मिलाया कि इसमें इतना सबस्ट्रेट मिलाया कि वेलोसिटी वो मैक्सिमम थी। ठीक है, इसकी अमाउंट मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो अपन सपोज कर लें कि इसमें कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट मिक्स किए थे, मैंने 100 मिलीग्राम रिएक्टेंट मिक्स किए सपोज करो, तो इसकी वेलोसिटी है वो क्या थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, अब मैं कितना, देखो केएम कांस्टेंट है कि कितना सबस्ट्रेट मिक्स करूं कि इसकी वी मैक्स है वो क्या रहे, हाफ हो जाए। ठीक है, कि सबस्ट्रेट की वो कंसेंट्रेशन जिस पर वी मैक्स हाफ हो जाए, वो ही कंसेंट्रेशन सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी, के एम कांस्टेंट होगी। समझ में आई बात। यानी कि सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन या सबस्ट्रेट की वो अमाउंट जिस पर वी मैक्स कितना हो जाए, हाफ हो जाए, इसको अपन क्या बोलेंगे, के एम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हाफ, तो इस पॉइंट को अपन ऐड करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/2 वी मैक्स। ये के एम कांस्टेंट है। के एम कांस्टेंट सबस्ट्रेट की वो कंसेंट्रेशन जिस पर वी मैक्स क्या हो, हाफ हो, के एम कांस्टेंट होता है। फिर कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, देखो आपने रिएक्टेंट्स मिक्स कर दिए, आपने सबस्ट्रेट मिक्स कर दिए, एंजाइम मिक्स नहीं किए। अब एंजाइम मिक्स करोगे, जैसे जैसे एंजाइम मिक्स करते जाओगे तो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक पॉइंट से ज्यादा अगर आप एंजाइम मिक्स करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट पहले से स्टेबल है, ठीक है, परमानेंट है। अब उस सबस्ट्रेट में एंजाइम मिक्स करते गए तो एंजाइम मिक्स करते गए तो सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होते गए, फिर और एंजाइम मिक्स करते गए तो सबस्ट्रेट तो सभी जुड़ चुके हैं एंजाइम्स के साथ। अब एंजाइम मिक्स करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ ऐड होने के लिए सबस्ट्रेट तो उसमें है ही नहीं, और जितने भी थे वो तो पहले वाले एंजाइम के साथ जुड़ चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी, फिर स्टेबल हो जाएगी, जैसे अपन ने कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट देखा था। अब जैसे जैसे एंजाइम इंक्रीज करते जा रहे हैं उसके रेशियो में सबस्ट्रेट भी इंक्रीज करते जाएंगे ना, तब रेट ऑफ रिएक्शन फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। चलो एंजाइम इनहिबिटर्स, देखो एंजाइम इनहिबिटर्स किसको बोलते हैं, ऐसे मटेरियल
जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर दें, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, क्या बोलते हैं अपन, एंजाइम इनहिबिटर्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये हुआ एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर किसको बोलेंगे अपन, वो मटेरियल जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिटर बोलेंगे। अब एंजाइम इनहिबिटर है वो दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तो ऐसे एंजाइम इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं, और एक वो एंजाइम इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट से कंपटीशन नहीं करते। जैसे सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर, और दूसरा कौन सा, नॉन कॉम्पिटिटर या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ओके, एंजाइम इनहिबिटर कितने टाइप के, दो टाइप के, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। एंजाइम इनहिबिटर किसको बोलेंगे अपन, ऐसे मटेरियल जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कम कर दे, क्या बोलेंगे अपन, एंजाइम इनहिबिटर बोलेंगे। अब सबसे पहले कॉम्पिटिटिव देखो, सपोज करो ये कोई एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट कहां जुड़ना चाहेगा, कहां जुड़ना चाहेगा, एक्टिव साइट पर जुड़ना चाहेगा। अब कोई दूसरा मटेरियल ऐसा है जिसकी साइज, जिसकी शेप सबस्ट्रेट जैसी है, रिएक्टेंट जैसी है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट को और दूसरे मटेरियल को, इनहिबिटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, और ये दूसरा जो कंपोनेंट है, जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट है, जो मटेरियल है, वो एक्टिव साइट पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलेंगे। यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जिनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट जैसी होती है। तो एंजाइम की एक्टिव साइट रिएक्टेंट में और जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसमें डिफरेंस नहीं कर पाती। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर पहले ही बाइंड हो जाएगा और ठेंगा दिखाएगा किसको, सबस्ट्रेट को, कि आजा जुड़ ले, अब तेरे लिए जुड़ने की जगह नहीं है। तो एंजाइम की एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई दिक्कत, एग्जांपल देखो, जैसे मेलिक एसिड है, मेलिक एसिड सक्सिनिक एसिड का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। दूसरा एग्जांपल सल्फा ड्रग्स है, सल्फा ड्रग्स, ये सल्फा ड्रग्स भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, किसका, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का सल्फा ड्रग्स है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा। मतलब इसकी स्ट्रक्चर इस जैसी है, इसकी स्ट्रक्चर इस जैसी है, इससे पहले ये बाइंड हो जाता है, इससे पहले एक्टिव साइट पर ये बाइंड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जिनकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर का सबस्ट्रेट से या रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव या ऐसे इनहिबिटर्स जिनकी शेप और साइज है वो रिएक्टेंट जैसे नहीं होती, वो अलग होते हैं। बल्कि ये जो कॉम्पिटिटिव है वो एंजाइम के साथ जुड़कर एंजाइम को ही क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिससे रिएक्टेंट एंजाइम के साथ जुड़ ही ना पाए, उसको जुड़ने के लिए एंजाइम की जो सरफेस ही ना मिले। ठीक है, जैसे साइनाइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे मरकरी, जैसे लेड, जैसे सिल्वर, एजी,
इनको बोलेंगे अपन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ में आई बात आपके? तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एंजाइम्स कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब देखिए एक दो यूनिक चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं। एक वर्ड बोलते हैं अपन एलोस्टेरिक साइट। क्या नाम बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि एंजाइम पर कुछ साइट ऐसी होती हैं जहां पर कौन बाइंड होता है? रिएक्टेंट बाइंड होते हैं या सबस्ट्रेट्स बाइंड होते हैं। एंजाइम की उन साइट्स को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिव साइट के अलावा कुछ अदर साइट और भी होती हैं जहां पर अदर प्रोडक्ट बाइंड हो सकता है। तो उस साइट को अपन क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। समझ में आई बात आपकी? एलोस्टेरिक साइट किस पर प्रेजेंट होती है? एंजाइम पर। बट ये एक्टिव साइट के अलावा होती हैं जिस जहां पर कोई अदर प्रोडक्ट आकर बाइंड हो सकता है। सपोज करो ये कोई एंजाइम था, इस पर ये दो एक्टिव साइट हैं, ये एक्टिव साइट हो गई, ठीक है। इस पर एक साइट यहां और है जहां पर अदर प्रोडक्ट बाइंड होता है, तो इस साइट को क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट बोलेंगे। और ऐसे एलोस्टेरिक साइट बोलेंगे। और इस एंजाइम को क्या बोलेंगे? एलोस्टेरिक एंजाइम बोलेंगे। समझ में आई बात? सभी जो एंजाइम्स होते हैं वो एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम्स पर एलोस्टेरिक साइट नहीं होती। कुछ ही एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन पर एलोस्टेरिक साइट होती हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज, लाइक हेक्सोकाइनेज एंजाइम, इस पर एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है। एक वर्ड आता है रेट्रो इनहिबिशन, रेट्रो इनहिबिशन, या दूसरा वर्ड इसका है फीडबैक, फीडबैक इनहिबिशन। ये वर्ड रेट्रो इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? सपोज करें अपन कि यहां पर एक्टिव साइट पर कौन बाइंड हुआ? ए और बी रिएक्टेंट बाइंड हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनता गया? सी बनता गया। कभी कभी क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है? कम कर देता है। वो प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? रेट्रो इनहिबिशन या फीडबैक। रेट्रो मतलब उल्टा, इसने जिसको बनाया, ऐसा होता है जिसने जिसको बनाया वो ही क्या करता है, समझ गए? तो एंजाइम ने ही सी प्रोडक्ट बनवाया और सी प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इस प्रकार के इनहिबिशन को रेट्रो इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे ग्लूकोज से क्या बन रहा था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था। कौन सा एंजाइम काम में आ रहा था? हेक्सोकाइनेज एंजाइम बन रहा था, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को क्या करेगा? कम करेगा। रेट्रो इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो कंप्लीट। अब देखो समझ में आ गई चीजें। अब अपन कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर है ना, इनका ग्राफ खींच सकते हैं। कॉम्पिटिटर का और नॉन कॉम्पिटिटिव है, इनका ग्राफ खींच सकते हैं। आपको पता है कॉम्पिटिटिव कौन से इनहिबिटर होते हैं? जिनका कंपटीशन होता है किससे? सबस्ट्रेट से। तो सबस्ट्रेट जितने ज्यादा होंगे उस रेशियो में ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की अमाउंट क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये लो, ये हो गई वेलोसिटी और ये कंसेंट्रेशन हो गई। सपोज करो ये वेलोसिटी है, अपन कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मिक्स करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन ये होगी। अब इसमें अपन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मिक्स करें
तो सबस्ट्रेट की जो कंसेंट्रेशन होगी उसी के रेशियो में अपन को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स मिक्स करने पड़ेंगे। तो इसका ग्राफ ये बनेगा, ऐसे ग्राफ आ जाएगा इसका, क्योंकि जो ये किसको शो कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को शो कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। समझ में आई बात आपके। अब नॉन कॉम्पिटिटिव है वो इस रेशियो में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये सपोज करो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हो गई और ये कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हो गई, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का ग्राफ हो गया। अब इसमें आप ऐसे इसके रेशियो में, मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन नहीं कर रहे, तो इसको ज्यादा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये भी इसके अमाउंट भी क्या हो जानी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। तो ये किसको शो कर रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को शो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर खत्म हो गया है। अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन इन हायर क्लास प्लांट्स। ओके, थैंक यू।